हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 5 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि कितने बिट्स मिलाकर एक निबल बनता है। तो जिन लोगों ने भी 4 आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है, क्योंकि 4 बिट्स जब आप मिलाते हो तो ये मिलकर एक निबल बन जाता है। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर में आपको कोई भी इकाई बनानी है या फिर किसी भी यूनिट तक पहुंचना है तो आपको बिट्स को ही मिलाकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी इकाई छोटी इकाई मिलने से ही बनती है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि अगर आपको 1 रुपया चाहिए तो आपको 100 पैसे मिलाने पड़ेंगे, तब 1 रुपया बनेगा। उसी तरीके से अगर आपको 2 रुपए चाहिए तो आपको 2 रुपए मिलाने पड़ेंगे, मतलब एक एक के 2 रुपए मिलाने पड़ेंगे। या फिर आप बोल सकते हो 200 पैसे आपको मिलाने पड़ेंगे, तब आपको 2 रुपए मिल जाएंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि आपको कोई भी बड़ी इकाई चाहिए तो बिट्स को ही मिलाकर वो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए, जब 4 बिट्स मिलते हैं तो एक निबल बनता है। इसी तरीके से जब 8 बिट्स मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये एक बाइट बन जाता है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो 4 बिट मिलकर एक निबल बन रहा है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बन रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक बाइट का आधा क्या होता है, एक बाइट का आधा 1 निबल होता है। भाई सीधी सी बात है, 1 बाइट को हम 8 बिट्स भी लिख सकते हैं, और इसका आप बटे 2 कर दो तो 2 4 8 होता है ना। तो 4 निबल आप देख रहे हो, यहाँ पर एक निबल 4 बिट्स से मिलाकर बन गया। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। और पहले ऐसे 3 स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर किया है, उनमें से पहले हैं सुशील राजूवर, इन्होंने सटीक आंसर दिया है। दूसरे हैं सौभाग्यवती नायक, इन्होंने भी आंसर सही दिया है। और जो तीसरे हैं ये हैं नित्या गुप्ता। इन तीनों के सबसे पहले और सटीक आंसर है। बाकी और भी लोग जिन्होंने 4 बिट्स आंसर दिया है उन सभी के आंसर सही हैं। मैंने देखा कुछ लोगों ने 8 बिट भी आंसर दिया है। तो अब आप लोग ध्यान रखें, इस कंसेप्ट को भूलें नहीं, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ये कौन सा वर्ष है जब भारत के द्वारा पहली बार विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड प्लेयर के लिए होस्ट किया जाएगा। मतलब पहली बार ऐसी महिलाएं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो कि देख नहीं सकती हैं, उनके द्वारा जो क्रिकेट खेला जाता है, तो उस क्रिकेट का विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट भारत में आयोजित किया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है 2025 के लिए। तो अगले ही साल ये वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन भारत ने उससे विड्रॉल कर लिया था भारतीय खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को लेकर। तो अभी ये हाल ही में फैसला पाकिस्तान के मुल्तान में एक मीटिंग आयोजित करी गई है और वहीं पर फैसला लिया गया है। तो अब पाकिस्तान की जो टीम होगी वो भारत में खेलने के लिए आएगी। इसके अलावा श्रीलंकन और नेपाल टीम भी हिस्सा ले रही हैं, ये अभी तक कंफर्म हो चुका है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए, ये भी आईसीसी के अंतर्गत ही आता है। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में आईसीसी के नए चेयरपर्सन के रूप में जे शाह ने पदभार संभाल लिया है, और वो आईसीसी के यंगेस्ट चेयरपर्सन भी बन चुके हैं 36 साल की उम्र में। एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये अभी न्यूज में चल रहा है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, एमपी में स्थित है। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर यह स्थित है। ये न्यूज में इसलिए चल रहा है कि अभी तक रातापानी फॉरेस्ट कहलाता था केवल, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो इसी के साथ रातापानी टाइगर रिजर्व अब भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी की शिफ्ट में ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और अगर एमपी के अंदर की बात करें तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर ये 8वां टाइगर रिजर्व है। तो देश का 57वां टाइगर रिजर्व और एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और यहाँ पे गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। ये कौन है जिनके द्वारा नैनो बबल टेक्नोलॉजी दिल्ली के चिड़ियाघर में लॉन्च करी गई है। ऐसे जीव जंतु जो कि पानी में रहते हैं, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च करी गई है। कीर्तिवर्धन सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं
और इनके द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस चिड़ियाघर के अंदर पानी जो है, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल लेक है या तालाब है, उसके अंदर जो जीव जंतु पानी के रहते हैं, तो उस पानी के अंदर जो एल्गी होती है, उस एल्गी को क्लीन करने की ये टेक्नोलॉजी काम करती है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा पानी में जो मछलियां होती हैं, उस पानी को हमेशा रनिंग वाटर रहना चाहिए। अगर रनिंग वाटर रहता है तो मछलियों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। आपने कई बार देखा होगा फिश एक्वेरियम, किसी के घर पे आपने देखा होगा, या फिर हो सकता है आप ही के घर में हो, या किसी शॉप पर देखा होगा। तो वहां पे आपने देखा होगा जो अच्छे एक्वेरियम होते हैं, उसमें काफी व्यवस्थाएं इस तरीके की करी जाती हैं कि वाटर बबल्स उठते रहें, वाटर का रोटेशन भी बनता रहे, जिससे कि जो मछली होती हैं उन्हें लाइवली फील होता है, और उनके लिए जो टेम्परेचर है वो भी बेहतर रहता है। अदरवाइज अगर ठहरा हुआ पानी होता है तो ऊपर और नीचे का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियां भी सरवाइव नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। तो ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, ये इस तरीके से वाटर को क्लीन तो करेगी करेगी, वाटर के टेम्परेचर को भी बेहतर रखने का काम करेगी। फिलहाल इसको 15 दिन के ट्रायल पर लिया गया है। 15 दिन के बाद अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो उसके बाद इसको पूरे तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा जू के अंदर। भारत का पहला उबेर के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ पर चालू करी गई है? देखिए, अभी तक उबेर आप लोग करते हो ना, ओला ओला उबेर। तो उबेर आपको पता है ना, टैक्सी आती थी अभी तक आपको लेने के लिए। तो पहली बार आपको वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट करके दी है उबेर ने, और इसका नाम रखा है उबर शिकारा। तो कहाँ इसको लॉन्च किया है? इसको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। श्रीनगर में जो डल झील है, वहीं पर यह सर्विस स्टार्ट करी गई है। अब शिकारा का मतलब क्या है? देखिए, जो डल झील में चलने वाली जो ये छोटी छोटी नावें हैं ना, जो आपको यहाँ पर सैर कराती हैं, इन्हीं को शिकारा बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है उबर शिकारा। और इस टाइम पर उबर के इंडिया एंड साउथ एशिया प्रेसिडेंट जो है, इनका नाम है प्रभजीत सिंह। इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगर आप यहाँ पे इसका लुफ्त उठाना चाहते हैं तो प्रॉपरली उबर का जो एप्लीकेशन है, वहीं पे जाके आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं, और एक शिकारा किनारे पर आएगा और आप उसमें बैठ जाइए। क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए बाद में, घूमने के बाद सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से आप उबर टैक्सी मंगाते हो। और पहली बार ये पूरे एशिया में इस तरीके की सर्विस लॉन्च करी गई है। दरअसल ये जो पद्धति है, ये इटली के वेनिस से ली गई है। इटली का जो वेनिस शहर है ना, जो कि लगभग पूरा वाटर बॉडीज के बीच में बसा हुआ है, तो वहां पर भी जो नावें चलती हैं, वहां पर बहुत पहले से है, आज से करीब 20 साल पहले से ये सारी चीजें हैं कि आप एप्लीकेशन से अपनी राइड बुक करिए और सिंपली एंजॉय करिए राइड को। तो ये अब भारत में और पूरे एशिया में पहली बार लॉन्च करी गई है। उबेर की स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे दारा खोरोसाही। ये कौन है जिनको 2024 के एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है मारिया विक्टोरिया जुआन, और ये फिलीपींस के आर्मी हॉस्पिटल में हेड ऑफ नर्स हैं। तो ये पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि नर्सिंग के क्षेत्र में पेशेंट्स की सेवा करने में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। एस्टर ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो है, इसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, साल 2022 में ही करी गई थी। और ये जो पुरस्कार है, इसके साथ विक्टोरिया जुआन को 2 करोड़ की धनराशि दी गई है। 2 करोड़ रुपए इंडियन रुपी करेंसी इसकी धनराशि दी गई है। ये पुरस्कार कर्नाटक के बेंगलुरु में इनको दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कौन से दिन मनाया गया है? मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूँ, हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। कल के दिन ये दिसंबर पूरे भारत भर में मनाया गया। इंडियन नेवी के लिए जो दिवस मनाया जाता है, ये बेसिकली 1971 से मनाया जा रहा है। 1971 में भारतीय नौसेना का इंडो पाकिस्तान वॉर में जो रोल था, उसको देखते हुए तब से हम लोग हर साल ये दिवस मनाते हैं। भारतीय नौसेना की जो टैगलाइन है, ये है शम नो वरुणा। यहाँ पर वरुण का मतलब आपको पता है, वरुण पानी के देवता का नाम है। तो शम नो वरुणा है जो टैगलाइन है, इसका मतलब ये है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यून अस। मतलब हिंदी में बोलें तो समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ये है इसका मेन उद्देश्य। और इस टाइम पर इंडियन नेवी के एडमिरल हैं डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी।
एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा एक नई इक्विटी स्कीम चालू करी गई है। इसका नाम क्या है? तो दरअसल इसका नाम रखा गया है एसबीआई क्वांट फंड। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप जल्दी से अपना पैसा विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो एसबीआई की क्वांट फंड जो स्कीम है ये आपके लिए है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना 10 लाख रुपए है, ये मान लीजिए आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं सीधे लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस केस के लिए ये ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म केवल 6 महीने या 3 महीने के लिए निवेश करना चाहें, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि एसबीआई इसमें दावा करता है कि आपको जो एक मार्जिनल प्रॉफिट होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। वो फंड पर डिपेंड करता है, उसके लिए अलग अलग क्लॉज बनाए गए हैं कि आप इतने से इतने रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम इतना तो आपको अ, मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। इसके अलावा दूसरी स्लेब में आते हैं तो फिर मिनिमम इतना मिलेगा। वो उस हिसाब से है, जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और मिनिमम सिक्योर्ड अमाउंट भी मिलेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही सब्सिडरी है। इसकी स्थापना सन 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरपर्सन है शमशेर सिंह। क्या नाम है? शमशेर सिंह। बाकी एसबीआई की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने बैटरीज और इलेक्ट्रिफिकेशंस में रिसर्च करने के लिए भारत के 3 आईआईटीज के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये है हुंडई मोटर ग्रुप कॉरपोरेशन। हुंडई ने भारत के 3 सबसे पुराने आईआईटीज को चुना है। एक तो आपका आईआईटी दिल्ली हो गया, दूसरा आईआईटी मद्रास और तीसरा हो गया आईआईटी बॉम्बे। इन तीनों आईआईटीज के साथ एक साथ पैक्ट इन्होंने साइन किया है। आपको पता ही है, केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। भारत में तो ये और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में सरवाइव करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हुंडई मोटर ग्रुप ये चाहते हैं कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो दूसरी कंपनी से पीछे ना रहें। इसके लिए इन्होंने इन 3 आईआईटीज की मदद ली है। तीनों आईआईटीज हुंडई मोटर ग्रुप के लिए काम करेंगे और इन्हें बेटर और एफिशिएंट बैटरीज टेक्नोलॉजी बनाकर देंगे। हुंडई मोटर ने फैसला लिया है कि अगले 5 सालों में इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये $7 मिलियन का निवेश करेंगे। कितना? $7 मिलियन। और जो हुंडई कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है सियोल। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं चुंग यू सुन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चुंग यू सुन। ठीक है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनसीवीटी के द्वारा सम्मानित किया गया है एक अवॉर्डिंग बॉडी वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्पेस सेक्टर के लिए? तो ये है इन स्पेस। इन स्पेस को सम्मानित किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा। देखिए है क्या, इन स्पेस ग्रुप जो है, ओके, ये भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करने वाली एक बॉडी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो इन्होंने जो एनसीवीटी है, अभी एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करता है। एनसीवीटी का मेन उद्देश्य यह है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत भर में युवाओं के बीच में जाकर पढ़ाने का काम करते हैं, या आप बोल सकते हो बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो जिस तरीके से इन स्पेस ने इनको सारी फैसिलिटी दी है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है एनसीवीटी के द्वारा। एंड इन स्पेस की स्थापना साल 2020 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसके जो चेयरपर्सन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर पवन गोयनका। पवन गोयनका इस टाइम पे आईआईटी मद्रास जो है ना उसके बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। ठीक है। जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम क्या है? दरअसल इनको नामीबिया के पहले विमेन प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। नामीबिया में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अपने आप में ये एक माइलस्टोन सेट हो चुका है। जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है नेटुम्बो नैंदी नदैतवाह। ठीक है। अब से नामीबिया की नई प्रेसिडेंट यही होंगी और इन्होंने 57% वोट हासिल किए हैं। मतलब अच्छी विक्ट्री इन्होंने हासिल करी हुई है।
ये जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी का नाम है साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। और पिछले 34 साल से ये पार्टी साउथ अफ्रीका के अंदर काम कर रही है। नामीबिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं विंडहोक। क्या बोलते हैं? विंडहोक। नामीबिया कुछ टाइम पहले भारत में काफी न्यूज में था। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत सरकार 8 चीते नामीबिया से ही लेकर आई थी। ठीक है, उस टाइम पर यह न्यूज में था। बाकी मैप में आप एक बार देखें कि नामीबिया कहाँ पर है। ये अफ्रीका रीजन में आने वाला कंट्री है, बेसिकली साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ये हमारा भारत है। जब आप भारत से लेफ्ट में अफ्रीका की तरफ आते हो, इधर साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, दिस इज नामीबिया। नामीबिया की सीमा रेखा 3 देशों से लगती है। ऊपर अंगोला से लगती है इसकी बॉर्डर, और ईस्ट में बोत्सवाना से, और साउथ में साउथ अफ्रीका से लगती है, इन 3 देशों से। वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एरिया वाइज, तो आपका आंसर हो जाता है अल्जीरिया। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के आधार पर। और जब आपसे पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, ये जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। ये आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साल 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल किसी एक शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है। इस बार ब्रेन रॉट को, किसको? ब्रेन रॉट, इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह तय किया गया है वोटिंग के आधार पर। दरअसल 6 वर्ल्डों को सिलेक्ट किया था यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद दुनिया भर से इसमें वोटिंग कराई। 37,000 वोट पड़े, और तब जाकर ब्रेन रॉट को सबसे ज्यादा वोट मिले, और इसी को वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। अब सवाल यह है कि ये ब्रेन रॉट का मतलब क्या है। हिंदी में अगर बोले तो इसको आप बोल सकते हो दिमाग की सड़न। हमारा दिमाग सड़ रहा है धीमे धीमे। अब ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है? ये वर्ड इससे लिया गया है कि आज की डेट में लगातार जिस तरीके से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी गैजेट्स में लगातार वो दिन रात लगे रहते हैं, रीलें लगातार आप देख रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जो मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, उससे दिमागी सड़न हो रही है। एक तरीके से सोचने और समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है धीमे धीमे, जिस वजह को रिप्रेजेंट करता है ब्रेन रॉट वर्ड। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है इस बार। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेने वाले हैं? तो आज है 5 दिसंबर, और आज ही के दिन शपथ ली जाएगी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। यह फैसला फाइनली हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी लीडर हैं, और बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इसी वजह से राजनीतिक समीकरण ये बिठाए गए हैं कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। तो आज महाराष्ट्र में आजाद मैदान से शपथ ग्रहण करेंगे। और अगर सीटों की बात करें तो टोटल जो इस बार अ, महायुति की सीटें थी, महायुति मतलब 3 पार्टीज की मिलाकर जो सीटें थी, तीनों का जो गठबंधन है, एक तो बीजेपी हो गई, तो बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं इस बार। इसके अलावा अजीत पवार की जो एनसीपी है, इन्होंने इस बार 41 सीटें जीती हैं। और एक नाथ शिंदे जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, इनकी जो शिवसेना है, इन्होंने इस बार 57 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी के जो लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, ये मुख्यमंत्री होंगे। और बाकी जो दो लोग हैं, एक तो अजीत पवार हो गए एनसीपी के, और दूसरे हो गए एक नाथ शिंदे शिवसेना के, ये दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेंगे इस बार। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन है, आप तीनों के नाम ध्यान रखें। और महाराष्ट्र में इस टाइम पे गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा मुख्यमंत्री का। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच इस टाइम पर फ्लैट 50% डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप ऑल इन वन स्पेशलिस्ट जीएस जीके का बैच मेरा अगर लेना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दिया गया है। या फिर आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाकर भी बैच परचेज करके पूरी जीएस का सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ एक ही बैच में आपको मिलता है, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज के साथ। और उसमें वन लाइनर क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है। आपको पता है मैं जीएस पढ़ाता ही नहीं, दिखाता भी हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो ये सही समय है वैकेंसीज का, सही तरीके से फायदा उठाएं, और 2025 में अपना सिलेक्शन लेकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। सेव 50 डिस्काउंट कोड है, इसको आप जैसे ही लगाएंगे फीस आपकी जस्ट आधी हो जाएगी।
रेलवे की बुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट इस किताब को मंगा लें और अपनी तैयारी चालू करें। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, 12 लचा पास जो है, ये कौन सी दो जगहों को जोड़ने का काम करता है? सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेह, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, या फिर उत्तराखंड से सिक्किम तक? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।